नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम अपने लेवल को अप करने वाले हैं। हमने दो टेंसेस को कवर किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल रहेगी, आप उस प्लेलिस्ट को देखिए तसल्ली से। अगर टाइम नहीं है तो स्किप करिए, अपने को ज़रूरी नहीं है पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे, मैं आपको कुछ चार ऐसी पॉइंट्स बताने वाला हूं जो क्या है अपने को कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और वो कंसेप्चुअली मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रटवा देने हैं। अब उसको समझने के लिए मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इंग्लिश क्या है एक इंग्लिश क्या है एक अरे इंग्लिश क्या है एक लैंग्वेज, है ना दोस्तों। अब हर एक लैंग्वेज के दो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके भी दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं। पहला क्या है, फॉर्मल। तो दूसरा आप सभी को पता है क्या होने वाला है, इनफॉर्मल। अब दोस्तों फॉर्मल आपको पता है, इनफॉर्मल आपको पता नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पहले अभी तक हम क्या कहते हैं कि फॉर्मल जो ऑफिशियल होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस में हम बोलते हैं, ऑफिस में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए, उसे हम फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। जो दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, रिलेशंस और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो हम बातचीत करते हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। शायद हो सकता है ऐसी कुछ बात हो, पर मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर्मल क्या होता है, एक रिटन एस्पेक्ट होता है। फॉर्मल क्या होता है, रिटन। और वहीं इनफॉर्मल क्या होता है, स्पोकन। अब मैं ये नहीं कह रहा मैं कि जो फॉर्मल दिया हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ रिटन है, इसको हम बोल नहीं पाएंगे। नहीं भाई, बोल सकते हैं, लिखे हुए सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि बोलेंगे नहीं। पर मैं कह रहा हूँ रिटन जो एक्सपेक्ट होते हैं वो होता है फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं डेली, उसे हम इनफॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हम कहते हैं इंग्लिश स्पोकन, तो वो इंग्लिश स्पोकन क्या है, टोटली इस एस्पेक्ट में आती है, उसे हम इनफॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन कौन से में आती है, इनफॉर्मल में। जो रिटन वाला है वो क्या है, फॉर्मल। अब इसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, अब देखिए दोस्तों, इस रिटन को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि इंग्लिश के फॉर्मल एस्पेक्ट को लिखने के लिए हमें चाहिए कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि ऐसे हल्के फुल्के बात तो होगी नहीं, कंप्लीट हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा। वहीं क्या होगा, इनफॉर्मल के स्पोकन एस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए, या तो ओनली वर्ड से हम काम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रेज हो सकती है, और क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। लिखे हुए एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें कंप्लीट सेंटेंस चाहिए। बोले हुए लैंग्वेज को समझने के लिए हम केवल वर्ड से काम चला सकते हैं, हमें कोई फ्रेज से हमें काम चल सकता है, या कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट, जैसे कि चलें। ठीक है, इतना बोलते ही समझ गए ना कहाँ चलना है। ठीक है दोस्तों, आपके कोड वर्ड्स होते हैं ना, ब्रो कोड्स, वो बात क्या है, स्पोकन फॉर्मेट है वो। फिर देखना, जब भी आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना होगा तो आप लोग क्या करोगे, आपको प्रॉपर ग्रामर चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉपर ग्रामर। तो मैं बोल सकता हूँ कि लिखे हुए सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, ग्रामर ओरिएंटेड। वहीं दोस्तों इस लिखे हुए सेंटेंस को हम कह सकते हैं, ये जो बोले हुए इनकम्प्लीट सेंटेंस है, फ्रेज है, वर्ड है, इन्हें हम यूजुअली ग्रामेटिकली यूज़ नहीं करते। तो मैं बोल सकता हूँ नॉन ग्रामेटिकल यूज। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा जो रिटन एस्पेक्ट है वो क्या है, कंप्लीट सेंटेंस होगा, और कंप्लीट सेंटेंस ग्रामर ओरिएंटेड होगा। और जहाँ पे हम स्पोकन की बात करेंगे तो वो वर्ड, फ्रेज, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो सकते हैं। अब उनके लिए हमें ग्रामेटिकल यूज़ की ज़रूरत है, हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। बोलने के लिए हम ऐसे ही वर्ड, फ्रेज, इनकम्प्लीट सेंटेंस से काम चला सकते हैं। अब लास्ट में जो अपना पॉइंट बनने वाला है वो पॉइंट क्या है, इसका क्या होगा दोस्तों, एक स्पेसिफिक सेंस होता है, स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है। स्पेसिफिक मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि जो आप बोल रहे हो उसी बात को मैं समझूंगा। जो आप लिख के आपने जो मुझे लिख के भेजा है
उसको जब मैं पढ़ूंगा तो जो आप बोलना चाहते थे, जो आप कहना चाहते थे, मैं उसी बात को समझूंगा, तो वो तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो गया और मैंने उसको क्या किया, उस स्पेसिफिक मीनिंग को ही समझा। वहीं इनफॉर्मल में क्या होता है, एम्बिग्यूअस मीनिंग होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्बिग्यूअस मीनिंग। मैंने लिखा एम्बिग्यूअस मीनिंग। अब एम्बिग्यूअस मीनिंग का मतलब होता है कि एक से अलग भिन्न अर्थ निकलते हैं। एम्बिग्यूअस का मीनिंग हुआ अन्य अर्थ, ठीक है, अनर्थ नहीं, अन्य अर्थ, ठीक है, उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। दोस्तों जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं वो कौन से फॉर्मेट का निकलते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज की, ठीक है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप कुछ बोलते हो तो शायद वो जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, वो कुछ और समझता है, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों इनको आप एक बार समझना कि हमने लैंग्वेज के दो फॉर्मेट्स देखे, एक होगा एस्पेक्ट फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल एस्पेक्ट। फॉर्मल क्या रिटन होता है, इनफॉर्मल स्पोकन होता है। अब रिटन लिखने के लिए हमें कंप्लीट सेंटेंस चाहिए, उसके लिए हमें सेंटेंस की जरूरत नहीं है, वर्ड फ्रेज इनकम्प्लीट सेंटेंस से हम काम चला सकते हैं। ग्रामर ओरिएंटेड, नॉन ग्रामेटिकल यूज, यहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग है, यहाँ पे एम्बिग्यूअस मीनिंग है। बातें यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। आगे मैं आपको इस पॉइंट को बताने वाला हूँ। अभी तक हमने जो समझा है वो मैंने आपको फॉर्मल लैंग्वेज में रिटन सेंटेंस, रिटन कंप्लीट सेंटेंस को ग्रामेटिकल यूज सिखाया है। आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल लैंग्वेज के, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, हमें इस पॉइंट से भी, इस एस्पेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन पुट कर लेता है। तो अभी हम उस क्वेश्चन, उस सेंटेंस के उस टाइप को समझने वाले हैं जो कहाँ से निकलता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज से, ठीक है दोस्तों। अभी मैं कौन से लैंग्वेज की बात करूंगा, इनफॉर्मल इंग्लिश के पार्ट की, कि इंग्लिश को जब हम इनफॉर्मली कभी बोलते हैं, मैंने कहा इनफॉर्मल क्या है, बोलचाल की भाषा, स्पोकन है। तो उसको समझाने के लिए जो मैंने 4 पॉइंट मैंने समझाने, उसमें पहला पॉइंट आपके सामने निकल के आता है, उसे हम समझेंगे कमेंट्री के नाम से। किस नाम से, कमेंट्री के नाम से, ठीक है दोस्तों। अब ये जो कमेंट्री है ना, देखिए आपको पता है, आपने लाइव मैच देखे होंगे, बहुत सारे क्रिकेट के लाइव मैच चलते हैं, फाइटिंग के, फुटबॉल्स के, हॉकी के, ये लाइव मैच चलते हैं। उनके साथ साथ आपने कमेंट्री भी सुनी होगी। कमेंट्री मतलब, आप कमेंट्री का मतलब होता है टिप्पणी, जो हो रहा है उसको कुछ लोग, कुछ बैठे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बोल के सुनाते हैं, उसे हम कमेंट्री बोलते हैं। अब जो कमेंट्री है ना, उस कमेंट्री को बोलने के लिए आप यहाँ पे बात समझोगे कि अगर मैच लाइव चल रहा है तो लाइव एक्शन है, और लाइव एक्शन को हम कौन से टेंस में बोलते हैं, कंटिन्यूस में। पर यहाँ पे देखना क्या होगा, जैसे ही मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है और क्या हुआ, बॉलर बॉल डाल रहा है, रनअप पे आया, आके उसने बॉल डाली। अब बैट्समैन क्या करेगा, थोड़ा स्टेप आउट किया और एक बड़ा सा हिट कर दिया। अब जब उसने एक बड़ा सा हिट किया तो कमेंटेटर बोलता है देयर, आपको क्या मिलता है, देयर गोज अनदर, देयर गोज अनदर 6। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब 6 लगाया उसने तो शायद वो लाइव एक्शन थी, पर उसको हमने किस टेंस में बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बात समझ में आई। कमेंट्री कौन से टेंस में यूज करते हैं हम, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसको करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स मिलने वाले, जैसे कि हेयर, देयर, ठीक है दोस्तों। यहां पे आपको देयर मिला, देयर गोज अनदर 6। अब देखिए, हम अभी रोहित शर्मा और धवन ओपनिंग कर रहे हैं, कोई भी, जैसे मान लो रोहित आउट हुआ तो कौन आएगा, कौन आएगा, किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। तो कमेंटेटर क्या बोलता है, हेयर कम्स द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। बात समझ में आई। ऐसा कुछ बोलते हैं ना वो लोग। अब बात यहां पे आती है कि जो वो आ रहा है चल के, आप उसी एक्शन को बता रहे हैं कि वो एंट्री कर रहा है ग्राउंड में, पर आप क्या बोलोगे, हेयर कम्स द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली।
बात समझ में आई दोस्तों आपके कि हमने कमेंट्री को बताने के लिए कौन सा टेंस यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी इसको लिखना, फिर हम आगे चलते हैं। पॉज करके जल्दी से लिख लें। और इन सभी को बताने के लिए हमें वर्ड कौन से मिलेंगे, हेयर और देयर। तो अब हमेशा याद रखना जहाँ पे हेयर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो कमेंट्री की बातें हो रही है, और आपको पता लग जाएगा अगर कमेंट्री की बात हो रही है तो हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ ना करके कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। अब हेयर और देयर के साथ हमेशा एस या एस में क्या आएगा, आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों मैं आपसे अगर पूछूं कि आप हैबिट को बताने के लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, आप सभी मेरे को बताओगे सर ये कोई पूछने वाली बात है, हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम सभी को पता है। और शायद हमें इस हैबिट को बताने के लिए एक शब्द भी यूज़ करते हैं, उसे हम जानते हैं किस नाम से, ऑलवेज। हैबिट को बताने के लिए हम ऑलवेज का यूज़ करते ही रहते हैं। अब दोस्तों देखना, क्या इस ऑलवेज का यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखना। इस हैबिट को बताने के लिए जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, तो आप क्या करना चाहते हो, आप कहना चाहते हो शायद आपका बोलने का सेंस क्या है, एंगर से भरा है। पहला पॉइंट मैंने बनाया, शायद इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब आपने ऑलवेज का यूज़ किया तो आप क्या बता रहे हो, एंगर बता रहे हो, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। शायद आप कह रहे हो कि भाई आपका जो मैनर है वो क्या है, डिसअप्रूविंग मैनर है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी कि आपने क्या किया है, इस ऑलवेज का यूज किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताने के लिए, या तो आप बोल रहे हो तो एंगर में बोल रहे हो, फ्रस्ट्रेशन भड़ास निकाल रहे हो, या जो आपका मैनर है वो कैसा है कि डिसअप्रूविंग मैनर है। जैसे कि मैं उससे मिलने गया, ठीक है, अब जब गया तो वो बुक्स पढ़ रही थी, हाँ जो भी हो बुक्स पढ़ रही थी। मैंने उसे कहा यार तुम तो हमेशा ही पढ़ती रहती हो, कोई मतलब थोड़ी है। देखना, हमेशा ही पढ़ती रहती हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक बार मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूं। यहाँ पे क्या आएगा, शी इज ऑलवेज रीडिंग, वो हमेशा ही किताब पढ़ती रहती है। शी इज ऑलवेज रीडिंग बुक। आपकी बात समझ में आ रही है? तुम हमेशा ही लेट आते हो यार, कोई मतलब थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? तुम हमेशा ही लेट आते हो। तो दोस्तों जब मैंने कहा तुम हमेशा ही लेट आते हो तो मैं कह सकता हूं यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। शायद आपको कहानी समझ में आई है कि ऑलवेज का यूज हम करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट बताने के लिए। पर जब हम उस ऑलवेज का यूज कहाँ कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आप क्या बता रहे हो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन या डिसअप्रूविंग मैनर, कि तुम हमेशा ही पढ़ती रहती हो, तो ये वह हमेशा ही पढ़ती रहती है, तुम हमेशा ही लेट आते हो। ये क्या है, आपके डिसअप्रूविंग मैनर है, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। क्या कोई मतलब थोड़ी है, हर रोज़ 5 मिनट लेट कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लो। अगर समझ में आया तो आप अपने क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मैं एक और पॉइंट बनाना चाहता हूँ जिसमें हम बात करेंगे फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट है, ये कोई हेडिंग नहीं है, समझने वाली बात ये है कि जब आप क्या कर रहे हो, एफर्मेटिव, जब आप क्या कर रहे हो, एफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हो, एफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हो, कहां पे, कहां यूज कर रहे हो, कहां करोगे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, एफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हो, कौन से टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ध्यान से देखना, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहे हो तो शायद आप डू या डज का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं करते।
शायद आपको पता है, मैंने आपको सिखाया भी होगा, सॉरी, कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम डू या डज का यूज करते हैं, मगर अपने पास एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम ओनली क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस चिपकाते हैं। पर यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, डू या डज का यूज कर रहे हैं। और कब करेंगे, जब हमें क्या क्रिएट करना हो, एम्फेसिस क्रिएट करना हो दोस्तों, ठीक है। हमें एम्फेसिस में थोड़ा दबाव देके कुछ बोलना हो, जैसे कि अब आप फोन चला रहे हो, अभी आपने फोन लिया है, ठीक है, घर का सारा काम करके, तो आपकी माताजी ने आपको देखा और क्या बोलेगी, सारा दिन फोन चलाती रहे, काम करने को तो नाम कौन सा है। आपने सुना होगा, सारे दिन फोन चलाती रहे, इटिंग ने कोई काम कौन करना, घर तो बिल्कुल ही काम कौन करे। आपने ये सारी बातें सुनी होगी कि सारे दिन फोन ही फोन चलाओ करे, ना तो पढ़ने को नाम सुहा है ना फिर काम करने को नाम सुहा है। तो आप वहां पे क्या बोलोगे, आई डू स्टडी, ठीक है, मैं पढ़ता तो हूं, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं, कहाँ नहीं पढ़ता, आई डू क्या बोलेंगे हम, आई डू वर्क फॉर माई फैमिली, आई डू वर्क फॉर माई फैमिली। अरे भाई मैं घर के लिए काम करता तो हूं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, मैंने तो अभी फोन लिए हुए, लेंदे ही कह दिए फोन, कोई काम कौन करे, सारा दिन फोन हाथ में रखा है। तो दोस्तों ऐसे जो है आप यूज करते हो डू का, कब, इन एफर्मेटिव सेंटेंस में, जहां आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना होता है, और आपने क्या कर दिया, अब डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बात समझ में आ रही है। शायद आपने शादी ब्याह के कार्ड्स देखे होंगे, नीचे लिखा होता है बाल मनोहर, हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है, हमारे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, हमारे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना। ये जो जलूल जलूल जब आप बोलते हो तो इंग्लिश में आप कैसे लिखते हो, डू कम, जरूर जरूर आना। बात समझ में आई। जब आप जलूल जलूल आना को जब आप कहते हो इंग्लिश में तो आप बोलते हो डू कम। बात समझ में आई। यहाँ पे आपने डू का यूज किया कहाँ कहाँ, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। और कौन से सेंटेंस में आपने सेंटेंस यूज किया, एफर्मेटिव सेंटेंस। और कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यहाँ तक बात समझ में आई है तो एक थम्स अप कर देना, और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो चौथा पॉइंट मैं क्रिएट करने वाला हूं वो क्या होने वाला है, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। दोस्तों यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी कि अभी हम ये जो हिस्टोरिकल इवेंट है, जो भी कोई पास्ट की घटना है, जो भी हिस्ट्री का कोई भी इवेंट है, उसको ड्रामेटिकली समझाने के लिए, जैसे आपका टीचर होता है, ठीक है, स्कूल में हिस्ट्री का टीचर होगा, वो ऐसे थोड़ी है कि किताब लेके उसको पढ़ देता है और कहते हैं समझ में आ गया, नहीं ना, वो समझाता ना, कैसे समझाता है, ड्रामेटिक रूप में। जैसे कोई भी मान लो कि हम अगर कोई भी हिस्ट्री के कोई भी इवेंट की बात करें, जैसे कि एक मिनट रुकना, तो दोस्तों मैंने आपको बताना है कि ये जो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये जो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, नाटकीय रूप में जब आप कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो नाटक बना के। जैसे कि हिस्ट्री का कोई भी इवेंट है, आपका टीचर है वो आपको ऐसे थोड़ी पढ़ाता है कि किताब लिया और उसको पढ़ दिया। जैसे कि फिर अकबर को राजगद्दी पे बिठा दिया गया और फिर आज के बाद अकबर ने उस राजगद्दी की बागडोर अपने हाथों में ली और अच्छे से अपने राज्य को संभाला, ठीक है। नहीं सर, मज़ा नहीं आया सर, क्या बोल रहे हो।
अब वहीं आपका जो टीचर है वो कैसे देखो ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता है, कैसे, जैसे कि अब आपको बताया उसके बाद बहरम खान आया और अकबर का हाथ पकड़ के गद्दी पे बिठा दिया। भाई उस 12 साल के बच्चे के मूंछे तक नहीं आए थे, उसे कहाँ बिठा दिया गया? उसे इंडिया के, भारत के राजगद्दी पे बिठा दिया गया। इतना बड़ा भारत, उसे पता नहीं भाई इसका राजा मैं बन गया है। 12 साल का बच्चा जिसे कुछ पता नहीं था वो अब भारत का राजा था। बात समझ में आई आपके? तो ये जो तरीका होता पढ़ाने का इसे हम बोलते हैं ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसको बताने के लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हो? कौन सा टेंस यूज करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आ रही है? जब भी आप हिस्ट्री के कोई भी इवेंट को बताने के लिए ड्रामेटिक रूप में बताते हो तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे करते हो देखना, अकबर, अब ये जो अकबर है, अकबर ने क्या किया दोस्तों? ascends द थ्रोन, ठीक है। अब जब मैंने इसी बात को, उसने राजगद्दी पे अकबर बैठा, राजगद्दी को उस पे उसने सिंहासन पे बैठा, तो उसको बैठने के लिए जैसे देखना यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ठीक है दोस्तों। और होना क्या चाहिए था यहाँ पे, हिस्टोरिकल इवेंट है तो आपको पता है सर हिस्ट्री की बात को बताने के लिए हम पास सिंपल टेंस का यूज करते हैं, पर यहाँ पे हमने कौन सी टेंस का यूज किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ तक के लिए काफ़ी है, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से और छोटे छोटे वीडियो बनाया जाए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करना। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।